So hello students. So let's start our today's lecture. पहले सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो सभी फॉर्मूले हैं हम एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आगे का पार्ट स्टडी करेंगे. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हमें यूज करने हैं, वही फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ. फर्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द स्नेल्स लॉ. ओके, रिलेटेड टू द स्नेल्स लॉ, एंड दैट फॉर्मूला इज mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2. So this is the first formula. मतलब स्नेल्स लॉ हमें इसी फॉर्म में ध्यान रखना है. ठीक है, कभी आपका कैलकुलेशन करेक्ट आता है, मिस्टेक नहीं होता है. सेकेंड इज रिलेटेड टू वेलोसिटी. mu1 c1 is equal to mu2 c2 रहता है. देन रिलेटेड टू वेवलेंथ, mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2 रहता है. उसके बाद रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. दैट इज 1 mu2 is equal to, अभी 1 mu2 के सभी फॉर्मूले एक ही जगह लिखता हूं मैं. 1 mu2 इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट आता है c1 by c2, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आता है lambda 1 by lambda 2, एंड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है mu2 डिवाइडेड बाय mu1. ओके, सो इतने तो फॉर्मूले आपको ठीक से ध्यान रखने हैं, ये कभी भी नहीं भूलना है. नींद से भी जगाए तो भी आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए. mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2, that is the Snell's law. mu1 c1 is equal to mu2 c2. After that mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2, and 1 mu2 is equal to c1 by c2 रहता है, lambda 1 by lambda 2 रहता है, and mu2 by mu1 रहता है. ओके, अभी नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीयर. स्फीयर से जो रिफ्रैक्शन होता है ना, वो थोड़ा सा पार्ट हम स्टडी करेंगे. ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीयर. रिफ्रैक्शन थ्रू स्फीयर. Every lecture will be available on YouTube. This will be also available on YouTube. Okay, refraction through sphere. Suppose here there is a sphere like this. Okay, so this is a sphere and this is a center of the sphere. ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम निकालता हूं. This is a sphere having center here, and suppose a ray of light is incident on the sphere. Okay, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है. एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे आ जाएगा, देखिए. हाँ, अभी देखिए यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हुआ है स्फीयर में, तो वो कैसा ट्रेवल करेगा, यहाँ पे एंगल कैसे रहेंगे, ये हमें सोचना है अभी. ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल कौन सा रहेगा, ये इसका नॉर्मल रहेगा. लाइन पासिंग थ्रू सेंटर विल ऑलवेज बी अ नॉर्मल, करेक्ट है ना, क्योंकि सर्कल के सरकमफरेंस को या फिर स्फीयर के सरफेस को परपेंडिकुलर कौन सा लाइन रहता है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर. तो ये हो जाएगा नॉर्मल आपका. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल ना. स्फीयर का नॉर्मल हमेशा ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होगा, तो ये बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. अभी सपोज यहाँ पे बाहर रेयर मीडियम है एंड अंदर क्या है, सपोज डेंसर मीडियम है. बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर, अंदर डेंसर मीडियम है. अभी आप बताइए, व्हेन रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, वेदर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, टेल मी प्लीज. Towards normal. Okay, so this is the original direction like this. ये तो ओरिजिनल डायरेक्शन है. अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब बाहर जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब अंदर जाएगा, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे है ना, दिस इज नॉर्मल नाउ. सो रे विल ट्रैवल लाइक दिस स्फीयर में, it will bend towards normal and therefore this will become your angle of refraction. करेक्ट है ना. रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से ये रे बाहर आ जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द स्फीयर. उसके लिए once again I have to draw a normal like this. So once again this is a normal.
Okay, this is normal. Now this is the original direction. Once again, this is your original direction. अभी इस पॉइंट का हमें विचार करना है. ओके, इस पॉइंट का थिंक करना है. ओके, so this is the original direction. Now the rays traveling from, at this point, rays traveling from denser medium to rarer medium. Now tell me whether it is bending towards normal or away from normal. कैसा बेंड हो जाएगा? Away. So it will travel like this. Okay, it will travel like this. अभी आप मुझे थोड़ा सा बताइए, यहाँ पे एंगल कितना होगा? ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है. यहाँ पे एंगल कितना, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस आप बोल सकते हैं. एंगल ऑफ इमर्जेंस मतलब ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा बीच वाला, एंड ये इमर्जेंट रे हो जाएगा. तो यहाँ पे एंगल कितना रहेगा? कैन यू टेल मी? तो यहाँ पे एंगल आई ही आ जाएगा, आई. क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पर भी आर ही होगा ना. यहाँ पर भी आर होगा. क्यों आर होगा बताइए थोड़ा सा मुझे. अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर ही होगा. Why is it so? क्योंकि ये ट्राइंगल जो है ना, यहाँ पे ये जो ट्राइंगल दिखता है, ये कौन सा वाला ट्राइंगल है? कौन सा ट्राइंगल है ये? कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. क्योंकि यहां से देखिए, C to this point, C to this point, this is radius. Okay, C to this point is also radius. तो यहाँ पे दो साइड सेम है. साइड दोनों साइड सेम, मतलब दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब यहाँ पे जितना एंगल होगा उतना ही यहाँ पे एंगल होगा. अगर अंदर जाते वक्त बाहर आर आई है एंड अंदर आर है, तो बाहर जाते वक्त क्या होता है? अंदर आर है तो बाहर कितना आ जाएगा? बाहर आई एंगल आ जाएगा. ओके, करेक्ट है ना? तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्फीयर में क्या होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस रहता है. स्फीयर में ये आपको ध्यान रखना है. स्फीयर में ये कभी भी नहीं भूलना है. ठीक है, इसमें इस पर मैं अभी कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने ये पहले कंसेप्ट बताया. स्फीयर के केस में क्या होता है, जितने एंगल से अंदर जाता है ना उतने ही एंगल से बाहर भी आता है. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है. कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रहने दो, ये ऐसा ही होगा. ओके, एनी डाउट इन दिस केस? हाँ, अभी देखिए यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई है. तो यहाँ पे टोटल डेविएशन थ्रू द स्फीयर कितना हो जाएगा? मतलब ये रे यहाँ से बेंड होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ से बेंड होगा, बाहर आ जाएगा. तो यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? दैट इज द क्वेश्चन. टोटल डेविएशन व्हेन अ रे पासेस थ्रू स्फीयर. टोटल डेविएशन when the ray passes through sphere, passes through sphere, ये निकालना है टोटल डेविएशन. अभी डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा ना. एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला, तो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला 2 टाइम्स IG. ये नहीं यूज करना है, वो रिफ्लेक्शन में होता है. एंगल ऑफ डेविएशन का हर जगह फॉर्मूला डिफरेंट होता है. ये रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन का क्यों यूज करना है? यहाँ पे I माइनस R करना है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंडिंग क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, ऐसा क्लॉकवाइज बेंडिंग हो जाएगा. कितने एंगल से बेंडिंग हो जाएगा? I माइनस R. करेक्ट है ना? I माइनस R. और फिर एक बार यहाँ पे ऐसा, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द फाइनल डायरेक्शन. तो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज बेंडिंग होगा. तो यहाँ पे एक बार क्लॉकवाइज बेंडिंग हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी बार क्लॉकवाइज बेंडिंग हो जाएगा. मतलब टोटल 2 बार डेविएशन होगा. यहाँ पे I माइनस R. यहाँ पे कितना बेंडिंग होगा बताइए? डेविएशन कितना होगा नेक्स्ट पॉइंट पर? इस पॉइंट पर यहाँ पे भी I माइनस R ही हो जाएगा. क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है? I और R में से लार्जर कौन है? देखिए, लार्जर माइनस स्मॉलर होना है. तो यहाँ पे I ज्यादा है, R कम है, I माइनस R. यहाँ पे डेविएशन.
यहाँ पे I ज्यादा है, R कम है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ डेविएशन I माइनस R, तो टोटल डेविएशन हो जाएगा, टोटल डेविएशन दैट इज 2 टाइम्स I माइनस R हो जाएगा। सो स्फीयर के केस में टोटल डेविएशन होता है 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि देखिए वेरी सिंपल है। वन सेकेंड बताता हूं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर, ओके, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। उसके बाद यहाँ पे एंगल I आ जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो उसी तरह से यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, I ही हो जाएगा। By using this formula we can prove that mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2, okay, we can prove that। तो यहाँ पे डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे 2 बार डेविएशन हो रहा है ना, यहाँ पे 1 बार डेविएशन हो रहा है, यहाँ पे दूसरी बार डेविएशन हो रहा है, यहाँ का डेविएशन आ जाएगा I माइनस R फर्स्ट पॉइंट पर, यहाँ का डेविएशन आ जाएगा I माइनस R सेकंड पॉइंट पर, सो टोटल डेविएशन 2 टाइम्स I माइनस R, I माइनस 2 टाइम्स I माइनस R, यही ध्यान रखना है, ओके, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए, नहीं है ना डाउट? अभी इस पर एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, रेज इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, अंदर जाएगा, ओके, रेज इंसिडेंट हियर, अंदर जाएगा और फिर से बाहर आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जस्ट अ मिनट मैं एक बार चेक कर, यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस दिया गया है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड हियर, टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, ये हमें निकालना है। तो एक बार आप सॉल्यूशन कीजिए, बाद में मैं सॉल्व करता हूं। तो यहाँ पे 60 दिया है, तो यहाँ का एंगल हम निकाल सकते हैं ना, दिस इज द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज द पॉइंट वेयर रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे मैं स्नेल्स लॉ यूज करूंगा, तो स्नेल्स लॉ क्या आ जाएगा, mu1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू mu2 sin थीटा 2, ये स्नेल्स लॉ है, mu1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू mu2 sin थीटा 2। अभी mu1 फॉर एग्जांपल मीडियम, सपोज इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है ना, तो अंदर वाला मीडियम 1 लेता हूं, बाहर वाला मीडियम 2 लेता हूं, तो अंदर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। यहाँ पे सपोज एंगल R है, R, यहाँ पे एंगल R है, ओके, सो ये मीडियम 1 है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3 है। यहाँ पे एंगल कितना है, sin R इज इक्वल टू, अभी बाहर वाला मीडियम जो है ना, एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंड बाहर वाला एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। समझ में आया कि देखिए, फर्स्ट मीडियम इनटू साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल इन सेकंड मीडियम, इतना ही करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, अभी देखिए, √3 इनटू साइन R इज इक्वल टू साइन 60 मतलब √3/2, साइन 60 मतलब √3/2 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइड का √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन R कितना बचेगा, साइन R इज इक्वल टू 1/2, साइन R इज इक्वल टू 1/2, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, साइन 30 हाफ रहता है, साइन 30 हाफ, सो R होना चाहिए 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एंगल आ गया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। अभी एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स I माइनस R, 2 टाइम्स I माइनस R, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है, 60 माइनस 30, ये 30 हो जाएगा वैल्यू, ओके।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इज 2 टाइम्स I minus R, that is 2 times 60 minus 30, and therefore क्या आ जाएगा 2 times 60 minus 30 मतलब 60 minus 30 30 30 into 2 60. 60 should be the total deviation. Okay, any doubt? Okay, हाँ अभी और एक क्वेश्चन हम देखेंगे इसका, स्फीयर का रिफ्रैक्शन का और एक एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या दिया है देखिए, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज द डायमीटर स्फीयर एंड इट्स लाइन अलोंग द डायमीटर है, दिस इज लाइन अलोंग द डायमीटर। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, सपोज एक एंगल लेते हैं, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट (53 डिग्री पर इंसिडेंट होता है। कितना? 53 डिग्री पर इंसिडेंट होता है, यहां से अंदर जाता है एंड फाइनली गोज पैरेलल टू द डायमीटर लाइन, पैरेलल टू द डायमीटर लाइन। क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को ठीक से अंडरस्टैंड कीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम जेईई मेंस एग्जाम। ओके, मेंस का ये प्रॉब्लम है, आ गया था। एंगल एग्जैक्टली मुझे ध्यान याद नहीं आ रहा है, इसलिए 53 मैंने लिया है। यहाँ पे एक स्फीयर है, उस पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया, ओके, एट एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 53 डिग्री, ओके। उसके बाद रिफ्रैक्ट होकर अंदर गया एंड फाइनली इमर्ज हो गया, एंड इमर्ज कैसे होता है? पैरेलल टू दिस डायमीटर लाइन, डायमेट्रिकल लाइन, ओके। तो यहाँ पे अगर इस तरह से रे ट्रैवल करता है तो इस स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? दैट इज द क्वेश्चन। स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो सकता है, ये सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं थोड़ा सा, ओके। तो एक चीज तो आपको पहले से पता है, कौन सी चीज? ये एंगल कितना होता है आपको डेफिनेटली पता है। क्या आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होता है? कितना होता है एंगल? ये तो आपका बेसिक्स अभी ध्यान में रहना ही चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि जहां जितना एंगल यहाँ पे होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है हमेशा। स्फीयर का ये प्रॉपर्टी ध्यान में आपको रखना ही है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है स्फीयर के लिए, उतना ही एंगल ऑफ इमर्जेंस रहता है। 53 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके आगे मैं आप पर छोड़ देता हूं, अगर ये यहाँ पे 53 है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, क्या निकाल सकते हैं आप? देखिए थोड़ा सा, 53 है तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाएगा, क्योंकि एक बार हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं वेरी इजीली। दिस इज द हिंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मतलब यहाँ पे ये जो R है ना, R आप बताइए मुझे कितना आ जाएगा R। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 53 डिग्री एंगल है ना, तो यहाँ पे भी 53 एंगल बनेगा, ओके, 53 डिग्री। एंड दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। इस तरह से सपोज एक ट्राइंगल है, तो सपोज दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B एंड दिस इज एंगल C। तो C क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो C इज इक्वल टू A प्लस B रहता है। ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू A प्लस B रहता है। उसी तरह से यहाँ पे एंगल R है, यहाँ पे एंगल R है, तो 2R इज इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। सो R आ जाएगा 53/2, दैट इज 26.5 डिग्री, ओके। अभी मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं, μ1 sin θ1 इज इक्वल टू μ2 sin θ2। अभी μ1 मतलब 1, यहाँ का एंगल कितना है? sin 53 है। μ2 मतलब म्यू निकालना है, इनटू sin यहाँ का एंगल 26.5, sin 53 4/5 इनटू 1/sin 26.5 इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अभी करना पड़ेगा हमें, म्यू इज इक्वल टू, सो दिस इज कमिंग टू बी 1.792, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ओके। समझे? एनी डाउट?
Doubt? No doubt. Okay, next part. Next. उसके बाद अभी कौन सा है देखिए, नेक्स्ट पार्ट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम। जब लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम से ट्रैवल करती है तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेव्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेव्स, वो भी हमें निकालना है। देखिए नेक्स्ट पार्ट इज नंबर ऑफ वेव्स in a medium, number of waves in a medium of thickness capital T, number of waves in a medium of thickness capital T। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन कैसा रहता है देखिए, सपोज ये एक मीडियम है, इस पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, एंड इसका थिकनेस जो है, डिस्टेंस जो है वो कितना है, कैपिटल टी है थिकनेस। एंड सपोज अ वेव इज इंसिडेंट ऑन दिस मीडियम, तो इसका वेवलेंथ हमें सपोज दिया गया है, वेवलेंथ, द वेवलेंथ दैट इज इंसिडेंट ऑन दिस मीडियम। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, अंदर जाने के बाद वेवलेंथ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स कैन बी देयर इन दिस मीडियम, यहाँ पे कितने वेव्स रहेंगी, ये हमें फॉर्मूला निकालना है। ओके, तो वो कैसे निकालेंगे, सपोज अभी इसको क्या बोलते हैं हम बताइए, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ कहाँ का वेवलेंथ, वेवलेंथ इन द मीडियम, वेवलेंथ इन द मीडियम, दिस इज द वेवलेंथ इन एयर, एयर वाला वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ इन मीडियम, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ट्रफ्स और द क्रेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं ना। सो एक वेव का वेवलेंथ कितना, एक वेव का डिस्टेंस कितना रहता है, लेंथ कितना रहता है मीडियम में जाने के बाद वो कम हो जाएगा ना, सो लैम्डा एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम, नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम इज इक्वल टू टी बाय लैम्डा एम, करेक्ट है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, टी है, हर एक वेव का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा एम है, तो लैम्डा एम के कितने डिस्टेंसेस टी में बैठ सकते हैं, लैम्डा एम के कितने डिस्टेंसेस, कितने लेंथ्स कैपिटल टी के डिस्टेंस में बैठ सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दिस टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय लैम्डा एम करना पड़ेगा। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम इज इक्वल टू थिकनेस डिवाइडेड बाय लैम्डा एम। अभी इसके आगे देखिए, टी डिवाइडेड बाय, मीडियम में वेवलेंथ कम रहता है, पता है ना, एक वैक्यूम में ज्यादा रहता है, मीडियम में जाने के बाद, डेंसर मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ कम होता है। तो अगर वैक्यूम में लैम्डा है, तो मीडियम में कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, ये शॉर्टकट है, हमेशा यूज कीजिए। कौन सा शॉर्टकट है, अगर एयर में वेवलेंथ दिया गया है और मीडियम में निकालने के लिए बोला है, तो क्या करना है, हमेशा एयर का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि एयर में वेवलेंथ ज्यादा रहता है, एयर में वेलोसिटी भी ज्यादा रहता है, मीडियम में जाने के बाद वो कम होता है ना, कम होता है मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर डिवाइड करना पड़ेगा म्यू से, हमें कम करने के लिए म्यू से डिवाइड ही करना पड़ेगा। ओके, मल्टीप्लाई किया तो बढ़ जाएगा ना, तो म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर फार्मूला आ जाएगा, म्यू अभी ऊपर आ जाएगा, म्यू इनटू थिकनेस डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा देखिए, वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इन एयर इज सपोज 6000 एंगस्ट्रॉम, लाइट में एयर में वेवलेंथ कितना है, एयर में वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम है, और वो एक मीडियम में ट्रैवल करता है, नॉर्मल इंसिडेंस होता है, मीडियम में ट्रैवल करता है हैविंग सर्टेन थिकनेस। तो उस मीडियम में कितने वेवलेंथ्स रहेंगी, कितने वेव्स रहेंगी, तो उसका फार्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, म्यू टी बाय लैम्डा। ओके, नंबर ऑफ वेव्स इन अ मीडियम इज गिवन बाय फार्मूला म्यू टी बाय लैम्डा। ओके, म्यू टी बाय लैम्डा, ध्यान में आ रहा है ना, म्यू टी बाय लैम्डा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अभी देखिए, दिस इज अ मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम,
is incident on this medium or this slab, उसको slab भी बोल सकते हैं. This is the slab. Question once again देखिए, question क्या है देखिए. Question is like this. There is a slab, transparent slab of refractive index 2. Okay. Light is incident on this slab. It has a wavelength of 6000 angstrom. Okay. Then question is that how many number of waves will be there in this slab when it is passing through this medium. जब ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगी ना, तो इस स्लैब के अंदर कितने वेव्स रहेंगे, कितने वेव्स रहेंगे, that is to be calculated. कैसे कैलकुलेट करेंगे म्यू टी बाय लैम्बडा. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, म्यू टी बाय लैम्बडा. So number of waves is equal to mu into thickness divided by wavelength in, ये हमेशा नीचे वाला जो wavelength है ना, वो कौन सा रहेगा, wavelength in vacuum ही रहना चाहिए, wavelength in vacuum या फिर wavelength in air. So यहाँ पे mu दिया है, mu is equal to 2. thickness कितना है, thickness देना पड़ेगा, thickness नहीं लिखा है मैंने, thickness लेता हूँ 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का स्लैब है. ओके, सो थिकनेस है 2 मिलीमीटर मींस 10 raised to -3. ओके, मिली मींस 10 raised to -3 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. वेवलेंथ कितना है 6000, लेकिन ये एंगस्ट्रॉम में है. एंगस्ट्रॉम का मीटर में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा. एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन किया तो कितना हो जाएगा 10 raised to -10. एंगस्ट्रॉम का मीटर में कन्वर्जन करने के लिए 10 raised to -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे. ओके, 2 ने 6000 या फिर 2 into 2 4 डिवाइडेड बाय 6 लिखता हूँ पहले मैं. 4 डिवाइडेड बाय 6 into 10 का पावर कितना आ जाएगा. अभी देखिए यहाँ पे ओनली 6 लिखा है, नीचे 6 लिखा है, मतलब ये 10 raised to 3 1000 बचेगा ना यहाँ पे. 1000 मतलब 10 raised to 3. तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर पर 10 raised to -3, डिनोमिनेटर पर 10 raised to 3 into 10 raised to -10. टोटल कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 6000 में से ओनली 6 लिखा है, तो यहाँ पे 10 raised to 3 बचेगा ना, 1000 बचेगा. सो 10 raised to 3 into 10 raised to -7, या सॉरी 10 raised to -10, 10 raised to 3 into 10 raised to -10 मतलब 10 raised to -7 हो जाएगा. ओके, तो 10 raised to -3 डिवाइडेड बाय 10 raised to -7. अभी यहाँ पे अगर 10 मतलब ये डिवीजन है तो पावर का क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं ना. सो 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय 10 raised to -7 मतलब 10 raised to -3 minus -7, -3 minus -7 मतलब कितना आ जाएगा -3 plus 7, -3 plus 7 मतलब -3 plus 7 मतलब 4 ना, 10 raised to 4. That is this is equal to 2 से डिवाइड किया तो 2/3 में मींस 0.6667 into 10 raised to 4. This will be your answer. इतने नंबर ऑफ वेव्स वहां पे रहेंगे, यानी इज इक्वल टू 0.6667 into 10 raised to 4. Any doubt in this case? In this way, number of waves in a medium of thickness T are calculated. Okay? Number of waves in a medium. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Number of waves in a medium is equal to mu T by lambda. Okay, here mu is the refractive index, T is the thickness, and lambda is the wavelength in air or vacuum. बाहर वाला wavelength, अंदर वाला wavelength नहीं देना दिया जाता. Okay? हाँ, इसके आगे वाला अभी थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए. There are two slabs. क्वेश्चन देखिए क्या है. There are two slabs. First slab is made up of the glass, and second slab is made up of the water. यहाँ पे दो स्लैब है यहाँ पे, ठीक है. लेफ्ट पार्ट में जो स्लैब है ना वो ग्लास है, राइट पार्ट में वाटर है. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब इज 6 मिलीमीटर. थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब कितना है 6 मिलीमीटर है. A ray of light is normally incident. The important thing is that a ray of light is normally incident on glass slab
initially it passes through glass and then passes through water and finally comes out like this. Okay, क्वेश्चन देखिए क्या है. देयर इज अ कंपोजिट स्लैब, उसको हम कंपोजिट स्लैब भी बोल सकते हैं. स्लैब आफ्टर स्लैब ऑफ टू मीडियम, डिफरेंट मीडियम. फर्स्ट स्लैब इज मेड अप ऑफ glass, second slab is made up of water. A ray of light is incident from the left on the glass slab. Okay, it passes through glass and then through the water. Okay, and in the question it is given that number of waves in glass is equal to number of waves in water. That is given in the question. If number of waves in the glass is equal to number of waves in the water, then what is the refractive index of water? That is the question. Okay, question में क्या दिया है? If what is the thickness of water? Sorry, not refractive index, thickness. ये thickness हमें निकालना है, question mark. If number of waves in the glass is equal to number of waves in the water, then how much is the thickness of water slab? That is my question. Okay, so try to solve it, then I will solve this. हाँ, अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर. तो नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए फॉर्मूला क्या है, थिकनेस, नंबर ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर थिकनेस क्या रहता है, म्यू टी बाय लैम्डा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू थिकनेस ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. ये तो वेवलेंथ वैक्यूम का ही होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा जी लिखने की जरूरत नहीं. नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास हो जाएगा म्यू जी टी जी डिवाइडेड बाय लैम्डा. सिमिलरली नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर हो जाएगा म्यू डब्ल्यू इनटू टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, वाटर में कितना वेव्स रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू थिकनेस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ व्हिच इज आउटसाइड द मीडियम, दैट इज वैक्यूम का. तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेट करना है अभी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर दिया गया है. एंड देयरफॉर म्यू जी टी जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू टी डब्ल्यू आ जाएगा. लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये दोनों इक्वेट करने पर लैम्डा कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी द इक्वेशन. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, थिकनेस ऑफ ग्लास दिया है 6, एज इट इज 6 रखता हूं क्योंकि मुझे आंसर तो मिलीमीटर में चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना रहता है, 4/3 रहता है ना. ये यहाँ पे 1.5 की जगह 3/2 लिखता हूँ. 3/2 into 6 is equal to 4/3 into thickness of the water. तो यहाँ पे 2 3s are 6, 3 into 3 9. ओके, LHS को 9 आता है. ये LHS को लेके जाने के बाद 3/4, 4/3 का 3/4 हो जाएगा is the thickness of the water. डायरेक्टली मैंने मिलीमीटर में वैल्यू रखा है तो आंसर भी मिलीमीटर में आ जाएगा, या फिर 10⁻³ भी आप लिख सकते हैं. So 9 3s are 27 divided by 4 is equal to thickness of the water 6.75 millimeter will be the thickness of water. So in this way solution will be there. आपको यही तो थिंक करना है, यही तो आपको थिंक करना है. That is 6.75 millimeter. Okay. Once again, I am going to repeat this problem. Question में क्या दिया है देखिए, ray of light is incident on this slab. Okay, देखिए यहाँ पे ray of light is normally incident on 2 slabs, one after another. First slab is made up of glass, another slab is made up of water. Glass का thickness आपको दिया गया है, water का thickness आपको निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, if नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, मतलब जितना वेव्स ग्लास में है उतना ही वेव्स वाटर में है. तो वाटर का थिकनेस कितना होना चाहिए, थिकनेस ऑफ वाटर कितना होना चाहिए. तो नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला सिंपली यूज करना है ना. नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला क्या रहता है, म्यू टी बाय लैम्डा रहता है. म्यू टी बाय लैम्डा, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है. म्यू टी बाय लैम्डा, म्यू टी बाय लैम्डा, म्यू टी बाय लैम्डा इज द नंबर ऑफ वेव्स. ओके, तो ग्लास में कितनी वेव्स रहेंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय लैम्डा. वाटर में कितनी वेव्स रहेंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू थिकनेस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय लैम्डा. ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स इन ग्लास इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन वाटर, दिस इज गिवन. सो ये दोनों इक्वेट करने के बाद लैम्डा लैम्डा गेट कैंसिल, म्यू जी टी जी इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू टी डब्ल्यू.
या फिर इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर दो मीडियम में नंबर ऑफ वेव्स सेम है तो उसके लिए हमेशा एक फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, μ1 t1 इज इक्वल टू μ2 t2। ये फार्मूला आप ध्यान रख सकते हैं। μ1 t1 इज इक्वल टू μ2 t2, μg tg इज इक्वल टू μw tw हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, थिकनेस ऑफ ग्लास गिवन एज 6 मिलीमीटर, 4/3 थिकनेस ऑफ वाटर। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद थिकनेस ऑफ वाटर आता है 6.75 मिलीमीटर। ओके, एनी डाउट? क्वेश्चन इज लाइक दिस नाउ, न्यू क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर आर 3 मीडिया लाइक दिस, देयर आर 3 मीडिया लाइक दिस। ओके, सो दिस इज मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एग्जांपल, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेता हूं mu इज इक्वल टू 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। सो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन मार्क है। दिस लेंथ इज गिवन एज x, दिस लेंथ इज गिवन एज 2x। ओके, तो अभी देखिए, सपोज दिस इज मीडियम A, दिस इज मीडियम B एंड दिस इज मीडियम C। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पे 3 मीडियम इस तरह से दिया गया है। Here there is a medium A having refractive index 2. Here medium B, उसका refractive index हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ refractive index 1.5 है, यहाँ पे medium C है, B का thickness x है, C का thickness 2x है, एंड यहाँ पे दिया गया है from left hand side light is incident, normal incident. ओके, तो लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगा, इस तरह से ट्रेवल करेगा लाइट, करेक्ट है ना? लाइट ट्रेवल करेगा एंड इन क्वेश्चन इट इज गिवन देयर। अभी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या दिया है देखिए, नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम ए इज इक्वल टू, मतलब यहां से यहां तक जाते वक्त जितने नंबर ऑफ वेव्स रहते हैं ना, उतने ही वेव्स बी एंड सी में है। तो यहां से यहां पर सर्टेन नंबर ऑफ वेव्स विल बी देयर, यहां से यहां तक भी कुछ नंबर ऑफ वेव्स रहेंगे। तो जितना वेव्स ए में है उतना ही वेव्स बी एंड सी को मिलाकर है। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन बी प्लस नंबर ऑफ वेव्स इन सी है। देन फाइंड refractive index of medium B, that is the question. A में जितना वेव्स है उतना ही वेव्स B एंड C को मिलाकर है। मतलब B एंड C में कुछ वेव्स रहेंगी, उनका एडिशन करने के बाद, मतलब NB प्लस NC करने के बाद हमें NA मिलता है, सपोज नंबर ऑफ वेव्स इन A मिलता है। Then find refractive index of medium B, that is the question. तो refractive index of medium B निकालना है। Just try this problem. हाँ, अभी देखिए इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम A इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम B प्लस नंबर ऑफ वेव्स इन मीडियम C। ओके, तो नंबर ऑफ वेव्स का ओनली फॉर्मूला डालना है यहाँ पे। नंबर ऑफ वेव्स इन A, नंबर ऑफ वेव्स इन A mu A TA by lambda, म्यू टी बाय लैम्डा ना, नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला तो ध्यान में रखिए, म्यू टी बाय लैम्डा रहता है, म्यू ए टी ए बाय लैम्डा इज इक्वल टू म्यू बी टी बी बाय लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी प्लस म्यू सी टी सी बाय लैम्डा। करेक्ट है ना? जस्ट वहां पे फार्मूला ओनली डालना है, लैम्डा 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 गेट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू ए इंटू टी ए इज इक्वल टू म्यू बी इंटू टी बी is equal to mu c into tc। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A 2 है, थिकनेस ऑफ A कितना लिखूं मैं, बताओ? A का थिकनेस कितना होगा बताइए? A का थिकनेस कितना है? टोटल थिकनेस बी फास्ट A का थिकनेस, या देखिए यहाँ पे B का x है, C का 2x है, मतलब A का
टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा 3x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी मुझे निकालना है, थिकनेस ऑफ बी है x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी है 1.5, थिकनेस ऑफ सी कितना है 2x है, तो यहाँ पे 6x इज इक्वल टू म्यू बी इंटू x प्लस 3x। दोनों साइड को x से डिवाइड करता हूं मैं, x गेट कैंसल, 6 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 will go to LHS, 3 will go to LHS and mu b is equal to 6 minus 3, that is equal to 3. So answer in this way will coming to be 3. 3 is the answer. Okay, so most of students have calculated correct answer. So this is all for today's lecture of physics. Okay, next lecture में हम बाकी का पार्ट स्टडी करेंगे. Okay.